हेलो। हेलो। Yes, sir. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके। तो ट्यूब टू हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ट्यूब टू डिस्कस कर रहे थे और मैं एक मिनट ट्यूब टू शेयर कर दे रहा हूँ दोबारा। जस्ट वेट। ओके। ट्यूब वन हो गया है आप लोग का पूरा कंप्लीट? हेलो। ट्यूब वन कंप्लीट हो गया बेटा सभी का? हेलो। ट्यूब वन कंप्लीट हो गया है सभी का? आवाज आ रही मेरी सभी को? ओके, तो ट्यूब टू की अगर हम बात करें, देखिए प्रीवियस टर्न पे जो आप लोग का अभी हमने जो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है, 8 तारीख को आपकी ट्यूट हुई थी लास्ट। उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन इसमें ट्यूट टू के हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। जैसे फर्स्ट से फर्स्ट टू फोर्थ, फोर्थ तक हम लोग का सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, क्लियर। ये सारे हमने आपको क्लास में ही कराए हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी फाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हम आपको क्लास में करा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मैं आपको क्लास में कराया हूँ। जब हमने बताया था Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो एल इंटू डी एल, रो वी इंटू डी वी, रो एस इंटू डी एस, ये हमने बताया था आपको। लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने बताया था, रो एल रो वी और डी वी। रो रो एल रो एस और रो वी, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हम आपको करा चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता क्या है पहले तो ये डिफाइन करना था, फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये डिफाइन करना, ये दोनों चीजें हमने बताई थी। इसके बाद जो है आपका जो क्वेश्चन है कि रिलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई होता है, इसको ही आपको निकालना था, ठीक है। तो ये हमने आपको कराया है क्लास में, ये आप देख लीजिएगा, नोट्स हमने जो शेयर किया है उसमें अवेलेबल है क्लास नोट्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसके बाद कि टू पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁹ कूलम एंड 6 इंटू 10⁻⁹ कूलम आर स्पेस्ड बाई 1.1 मीटर अपार्ट, so determine the electric field at the point P at a distance of 0.5 meter from each of the particle। ये क्वेश्चन हमने कराया है कि नहीं कराया आप लोग को पिछले टर्म पे? आई थिंक करा दिया है ये क्वेश्चन क्लास। फोर्थ क्वेश्चन करा दिया है। हेलो। Yes, sir. फोर्थ हमने करा दिया है आप लोग को, पिछले टर्म पे करा दिया था, ठीक है। Yes, sir. इसके बाद जो फिफ्थ है गॉस लॉ पे बेस्ड है, स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन, ये हम क्लास में पढ़ा चुके हैं आपको। गॉस लॉ क्या है उसका डिस्कस एप्लीकेशन भी हमने आपको बता दिया था। डेरिवेशन नहीं करा है एप्लीकेशन का, लेकिन एप्लीकेशन हमने सारे बता दिए थे कहाँ कहाँ गॉस लॉ को हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इसको स्टेट एंड प्रूव करना है, प्रूफ भी हमने बताया था, इसका डेफिनेशन भी बताया था, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये भी हम करा चुके हैं आपको, ठीक है। इसके बाद सेवेंथ है कैलकुलेट द टोटल करंट इन सर्कुलर कंडक्टर ऑफ रेडियस 4 mm इफ द करंट डेंसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू J इज इक्वल टू दिस। इसको कैसे करेंगे बताइए? टोटल करंट आई निकालना है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन कराया था मैंने? Yes, sir. कराए थे. हो गया ये? Yes, sir.
अच्छा, कितनी आई थी आई की वैल्यू, टोटल करंट आई, बताइए। सर 80 पाई, सर 80 पाई। अच्छा ठीक है, तो सेवेंथ भी हो गया है। गुड। फिर आते हैं एट्थ क्वेश्चन, मतलब हमें एट्थ ऑनवर्ड कराना है। एट्थ देखिए, फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम फॉर सिल्वर। ठीक है, सिल्वर एक मटेरियल है जिसके लिए रिलैक्सेशन टाइम निकालना है। सिल्वर मेटल के लिए इट्स कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 6.17 इंटू 10⁻7 सीमेंस पर मीटर। ठीक है, full stop, so that the volume charge density rho v decays to 36.78% of its initial value at time equal to the relaxation time। ये शो करना है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हमने आपको बताया था कि 1/e टाइम से डिके होता है। ठीक है, तो वही है कि आपको दिखाना है कि ये जो डिके है वो 36.78% का डिके है इनिशियल वैल्यू में। तो ये कैसे करेंगे बताइए। रिलैक्सेशन टाइम हमने बताया था कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बाद, याद आ रहा है? बताइए बेटा, रिलैक्सेशन टाइम निकलवाया था ना। यस सर, हाँ, यस सर। तो रिलैक्सेशन टाइम में क्या बताया था मैंने आपको, क्या फॉर्मूला बताया था, बताइए। रिलैक्सेशन टाइम में क्या फॉर्मूला बताया बताया था मैंने। देखिए, रिलैक्सेशन टाइम हमने आपको बताया था, बेसिकली जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, इसमें क्या होता है कि ये एक बेसिकली टाइम कांस्टेंट है जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताता है कि इट इज द टाइम दैट ए चार्ज टेक्स प्लेस इन द इंटीरियर ऑफ ए मटेरियल टू ड्रॉप टू 1/e, दैट इज 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ये होता है। तो एग्जैक्टली क्या है कि आपको इसको शो करना है। ठीक है, पहले तो रोवी, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये तो हम आपको करा चुके हैं। जो ये वाला है, शो दैट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी डिकेज टू 36.78% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ये हम ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम, ये हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन हमने आपको कराया था, जो रिलैक्सेशन टाइम का डेरिवेशन कराया था, जिसमें हमारा रिजल्ट निकल के आया था, मैं बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। वो डेरिवेशन पार्ट है वो हम करा चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका हो चुका है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें जो आता हमने डेरिवेशन में निकलवाया था आपको, रो वी इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये हमने निकलवाया था आपको, जहाँ पे ये टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है। ठीक है, क्लियर। और टाउ की जो वैल्यू होती है ये होती है एप्सिलॉन बाई सिग्मा। ठीक है, तो यही आपको निकालना है। अब इसको जो ये कह रहे हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू, अगर आप इसमें इस इक्वेशन में, जैसे ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा उस पे कर देता हूँ, जस्ट वेट, एक मिनट वेट करिएगा। इसमें देखिए, जो हमने निकलवाया था आपको रिलैक्सेशन टाइम में, क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये, रिलैक्सेशन टाइम के लिए हमने जो उस क्वेश्चन में पूछ रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, डेरिवेशन हम आपको करा चुके हैं, तो डेरिवेशन मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो वी, जो हमने निकलवाया था फॉर्मूला, ये हमारा आया था रो नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, जहां पे हमने बताया था टाउ ही हमारा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, और इफ इस इक्वेशन में रो नॉट क्या है, रो नॉट इज द इनिशियल चार्ज डेंसिटी, ये आपका इनिशियल चार्ज डेंसिटी है। और जो रो वी है वो फाइनल चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, जो इनिशियल चार्ज डेंसिटी जब भी हम निकालते हैं तो वो टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे देखते हैं।
कहाँ देखते हैं? t इज इक्वल टू 0 टाइम पे। ठीक है, तो अगर हमें देखना है कि कैसे हमारा ये 1/e टाइम्स आ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे इसको? बताइए, कैसे 1/e टाइम्स आएगा? अगर आप यहां से देखें, रो वी इज इक्वल टू, या रो वी बाई रो नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ आ रहा है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? अगर आप इस टर्म को देखें, दिस टर्म, ठीक है, तो ये अगर हम इसमें टी की वैल्यू 0 कर दें, या टी की वैल्यू इफ टी इज इक्वल टू टाउ कर दें, मतलब अगर हमारा ये टाइम जो है, सॉरी, हाँ, ये जो टाइम है अगर हमारा लाइफ, ये रिलैक्सेशन टाइम के बराबर हो जाता है, तो ये आ जाएगा ई की पावर -1, एंड दैट इज व्हाट, रो वी बाई रो नॉट इज इक्वल टू ई की पावर -1। इसको आप लिख सकते हैं रो वी इज इक्वल टू रो नॉट बाई ई। यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, दैट इज द टाइम that a charge takes place in the interior of a material to drop to 1/e of its initial value। तो आप देख सकते हैं इनिशियल वैल्यू रो नॉट थी, उसका 1/e टाइम्स ड्रॉप हो गया, क्या? रो वी। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? और ये जो डेरिवेशन है ये हमने आपको कराया है, दिस डेरिवेशन आई हैव डन, ये हम आपको करा चुके हैं। तो ये वाला डेरिवेशन आपको मैंने कराया है। ठीक है, उसके नीचे का प्रोसेस आप ये कर सकते हैं। यहाँ से आपको दिख जाएगा कि मीन्स जो आपके क्वेश्चन में बोला गया था ट्यूट में, ये देखिए ट्यूट में बोला गया था कि शो दैट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी डिकेज टू दिस परसेंट ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू एट टाइम इक्वल टू द रिलैक्सेशन टाइम। तो हमने क्या किया, टाइम को इक्वल कर दिया रिलैक्सेशन टाइम के, टाइम मतलब टी, उसको किसके इक्वल कर दिया, टाउ के इक्वल कर दिया, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो हमने देखा कि जो हमारा रो वी है वो 1/e टाइम्स रो नॉट आ गया, और 1/e की वैल्यू ही हमारी क्या है, 0.3678। अगर उसको परसेंटेज में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 36.78%। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है सभी को? तो देखिए हमने टाइम को यस। रिलैक्सेशन टाइम के जब बराबर किया एज पर द क्वेश्चन डिमांड, तो जब टी हमारा टॉ के बराबर हुआ, टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम, टी इज द टाइम, दोनों बराबर हो गए, तो ई की पावर -1 आ गया। यहाँ से रो वी की वैल्यू रो नॉट बाई ई आ गई, और 1/e हमारा जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 36.78%, 36 परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 36.78% के आसपास होगा। ठीक है, या अगर आप 1/e निकालेंगे तो ये 0.3678 आएगा, अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको 36.78% दे देगा। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो दिस रिजल्ट विल शो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ रो वी इज इक्वल टू 1/e को परसेंटेज में देखेंगे तो 36.78% ऑफ व्हाट, रो नॉट। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो दिस इज योर प्रूफ। ठीक है, क्लियर? क्लियर है सभी को? यस। अब उसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, जिसके ऊपर वाला क्वेश्चन था, ऊपर वाला क्वेश्चन इसका पार्ट का क्या है, 8th का, फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम फॉर द सिल्वर, इट्स कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू दिस। तो कंडक्टिविटी गिवन है, आपको रिलैक्सेशन टाइम निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे इसको? हम्म, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बताएगा कोई? कोई नहीं बताएगा। ये आप लोग को हमने दिया है क्वेश्चन, ये आप लोग को करना है। रिलैक्सेशन टाइम फॉर सिल्वर निकालना है जिसकी कंडक्टिविटी इतना है सीमेंस पर मीटर।
ठीक है, ये आप लोगों को करके बताना है, और इसको बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, बाकी सेकंड पार्ट हमने इसका बता ही दिया है। फिर नाइन्थ पे आते हैं। नाइन्थ है डिड्यूस द बाउंड्री कंडीशन इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम आपको करवा चुके हैं, बाउंड्री कंडीशन बताया था ना मैंने, याद आ रहा है? डिराइव करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, बताइए, याद आ रहा है बेटा? और नहीं याद आ रहा है तो हम एक बार दिखा भी देते हैं आपको, मेरे पास इसका वो है। यस सर। एक मिनट रुकिए, मैं दिखा भी देता हूँ अगर किसी को नहीं याद आ रही हैं चीजें। वैसे मैं कराया हूँ अभी एक लेक्चर पहले बाउंड्री कंडीशन। देखिए, एक मिनट। इसमें ये है शायद, एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। ये शेयर हो रहा है सभी को? ये देखिए, ये बाउंड्री कंडीशन दिख रहा है सभी को? रिलैक्सेशन टाइम वाला भी देख लीजिए, ये जो भी रिलैक्सेशन टाइम का क्वेश्चन आया था, ये देखिए, ये हमने डेरिवेशन कराया है। ये ये रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन है, ये इसका डेरिवेशन है। ये देखिए, ये कराया है, कराया है ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया, ये जो भी आया था। इसमें बस आपको क्वेश्चन में क्या करना होगा, ये तो डेरिवेशन है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, इसमें टी को टाउ के बराबर कर दीजिएगा, तो ये 1/E टाइम्स रो नॉट हो जाएगा, यही बोला है वो। ठीक है, तो वो तो हमने बता ही दिया आपको। बाउंड्री कंडीशन हमने ये देखिए बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए इन फ्री स्पेस, यही आपको करना है। ये देखिए, इसमें टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट दोनों हमने निकाले थे, यही आपको करना है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है। और एक डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन में पूछा गया था, डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन भी हमने बताई थी, तो ये डाइलेक्ट्रिक है। ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, सब नोट्स में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, क्लियर? एवरीथिंग इज अवेलेबल, और ये हम शेयर कर चुके हैं आप लोग को क्लास में, देखिएगा, नोट्स में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया नाइन्थ भी। टेंथ पे आते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड एंड एम्पियर सर्किट लॉ पे है ये। पहला क्वेश्चन, नाइन्थ टेंथ क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P2, that is 4,2,0 due to a current carrying conductor IDL is equal to 2 pi AZ ampere meter placed at P1 is equal to P1002। ये कैसे करेंगे? इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H से। ठीक है, ये आपको निकालना है किस पॉइंट पे? P2 पॉइंट पे। ठीक है, ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, दैट इज 2 पाई IDL इज इक्वल टू 2 पाई AZ। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? प्लेस एट P1 दैट इज 002। अच्छा, इसके बाद पहले ये न्यूमेरिकल के बाद वाले क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी हम करा चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ, ये हम करा चुके हैं आपको, एम्पियर्स लॉ हमने प्रूव कराया आपको। ठीक है, फिर इसके बाद 12th है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म। तो मैक्सवेल इक्वेशन हमने डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में आपको बता दिया था आज। ठीक है, हाँ, इसकी डेफिनेशंस भी हैं, जैसे पहली इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, दूसरे क्या करता है, तो वो डेफिनेशन पार्ट हम अपने अगले लेक्चर में आपको कवर करा देंगे। ठीक है, कायदे से, कि आपकी हर एक इक्वेशन, हालांकि डेरिवेशन हमने सबका करा दिया है, और डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इंटीग्रल दोनों फॉर्म में हमने आपको बता दिया था, टेबल जो बताई थी मैक्सवेल इक्वेशन की। ठीक है, इसके बाद जो 13 क्वेश्चन है, डिस्कस एंड डिराइव मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ये हम कल अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको, मतलब कल ये भी हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, फिर 14th क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन। इसमें एक्चुअली बाउंड्री कंडीशन पे है, ये अभी हमने पढ़ाया नहीं, इसलिए अभी इसको नहीं कराएंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन पे है, ये हम आपको जब पढ़ा देंगे तब ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टेट मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टेंजेंशियल टू द बाउंड्री, तो ये क्वेश्चन आपका कल हो जाएगा।
बाउंड्री कंडीशन। और 16th है डिस्कस 4 मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म एंड गिव देयर फिजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये जो पहले वाला था, ये जो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, एक मिनट, हाँ 12th में आपको एक्सप्लेन करना है मैक्सवेल इक्वेशन। स्टेट स्टेट मतलब डिराइव करना है और उसको एक्सप्लेन करना है मैक्सवेल इक्वेशन को इन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म में। और जो 16th क्वेश्चन है उसमें डिस्कस करना है चारों मैक्सवेल इक्वेशन को, मतलब इसमें टेबल आपको डिस्कस करनी है इंटीग्रल फॉर्म वाली केवल। ठीक है, और उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपको बताना है क्या है। ठीक है, ठीक है। तो जो 16th है उसमें डिराइव नहीं करना है, केवल आपको डिस्कस करना है चारों मैक्सवेल इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में। और जो आपका 12th क्वेश्चन है उसमें स्टेट मतलब डिफाइन करना है और डिराइव भी करना है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? तो अब जरा ये जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं ये बताइए क्या हैं, कैसे होंगे। पहले तो हम लोग आते हैं, ये नीचे का 14 क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए, ये भी पढ़ाया नहीं है मैंने आप लोग को। और ये 10th क्वेश्चन जरा बताइए कैसे होगा। 10th क्वेश्चन बताइए। हेलो, आवाज आ रही है बेटा सभी को? हेलो, क्लास आवाज आ रही है सभी को? यस सर। आज इस क्वेश्चन को जरा बताओ कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर है ये 10th। बताइए। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करना है एट पॉइंट P2। तो एक काम करिए, इसमें कुछ इसका अगर हम डायग्राम देखें पहले तो। ठीक है, इफ यू सी द डायग्राम, तो कुछ डायग्राम ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। एक पॉइंट P2 है जिसके कोऑर्डिनेट 4,2,0 हैं। ठीक है, और एक पॉइंट आपका P1 है। ठीक है, देखिए ये पॉइंट आपका P2 है फॉर एग्जांपल, इससे कोऑर्डिनेट है 4,2,0। ठीक है, और एक पॉइंट आपका P1 है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0,2 है। तो पूछ क्या रहा है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P2। इस पॉइंट P2 पे निकालना है ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है इस तरीके से, ऐसे समझ लीजिए, दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, जिसमें करंट हमारी जो फ्लो कर रही है, आई फ्लो कर रही है। एक हमने डिफरेंशियल लेंथ यहाँ पे एज्यूम किया हुआ DL लेंथ का, तो आई डी डॉट डी एल की वैल्यू 2 पाई इंटू AZ है। ठीक है, क्लियर? ये कहाँ प्लेस्ड है? प्लेस्ड एट P1 दैट इज 0,0,2, यहाँ पे प्लेस्ड है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताइए। एच निकालना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एच की वैल्यू क्या होती है, कौन बताएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? बताइए।
आप लोग को ही बेटा बताना पड़ेगा, क्वेश्चन आप लोग को ही सॉल्व कराना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की उम्मीद भी हम आप ही लोगों से करते हैं। बताइए। हेलो। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, किसी को नहीं पता ये कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दोनों में क्या डिफरेंस है, बताइए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दोनों में क्या डिफरेंस है। कुछ तो जवाब दो बेटा। सर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। पर यूनिट वॉल्यूम होता है। हमने कुछ डेरिवेशन कराया था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, आई यू रिमेम्बर। बी की वैल्यू हमने निकलवाई थी, क्या निकलवाई थी, डेरिवेशन कराया था, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, बताया था ना बी की वैल्यू फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसके लिए हमने बी की वैल्यू निकाला था, एक स्मॉल स्ट्रिप यहाँ पे लेके हमने डीएल लेंथ का स्मॉल स्ट्रिप लिया था, दिस वाज ए टू बी, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ए टू बी लेंथ का। एक पॉइंट हमने यहाँ पी लिया था जिसपे हमने, जो कि आर डिस्टेंस पे था, इस पॉइंट पी पे हम डीबी और डीएस की वैल्यू निकाल रहे थे, याद आ रहा है कुछ। तो डीबी हमने जब निकाला था तो हमारा आया था म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल आर, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये हमने निकलवाया था। सिमिलरली अगर आपको कंप्लीट इसके लिए निकालना वायर के लिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये हमने बताया था। बाकी सिमिलरली यू कैन फाइंड डी एच, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच होता है, इसको म्यू नॉट से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको डी एच मिल जाएगा। डी एच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली, दैट इज अगेन आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। तो हमारा क्वेश्चन ये डी एच आपको निकालना है, मतलब एच निकालना है, नॉट डी एच, आपको एच निकालना। तो एच कैसे निकालेंगे, आईडीएल की वैल्यू आपको गिवन है, ये देखिए, तो यहाँ आईडीएल आप डायरेक्ट रख देंगे, समझे। ये जो आर वेक्टर है और ये आर क्यूब है, ये कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर कैसे निकलेगा, 4 2 0 और 0 0 2 दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये जैसे वायर था, ये पॉइंट आपका P2 है, जिस पॉइंट पे हमको निकालना है ये पॉइंट आपका P1 है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है। P2 के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हुए हैं, 4 2 0, 4 2 0 क्या हो गए, x2 y2 और z2, ठीक। और P1 के कोऑर्डिनेट क्या है, P1 है 0 0 2, इसको ले लीजिए x1 y1 और z1। तो दोनों के बीच में अगर हम आर वेक्टर जो हमें निकालना है, ठीक है, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर विल बी द डिफरेंस ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, ठीक। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 4, 4 माइनस 0 इज 4, ये 4 आ जाएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये ए एक्स कैप होगा यहाँ, क्योंकि ये वेक्टर लिख रहा है ना, ये ए वाई कैप होगा और यहाँ ए जेड कैप होगा, ए एक्स ए वाई और ए, तो ये 4 ए एक्स कैप प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो 2 माइनस 0 दैट इज 2, ए वाई कैप प्लस z2 माइनस z1 करेंगे तो 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2 इंटू ए जेड कैप, ये आपका आ जाएगा आर वेक्टर। और मॉड आर निकालने के लिए देखिए, आर क्यूब भी तो आपको निकालना है,
बताइए। आर क्यूब भी तो निकालेंगे, तो आर क्यूब कैसे निकालेंगे? आर क्यूब निकालने के लिए आपको इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? हेलो, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा, बताइए। हम्म, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा? डिस्टेंस वेक्टर अंडर रूट सर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो z भी तो है, एक्स वाई जेड। समझ में आ रहा है ये सभी को? हेलो, यस सर। ठीक है, तो अब इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको अंडर रूट निकाल लेना। अंडर रूट जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? एक मिनट, मैं इस पे बता दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ओपन बोर्ड पे बता देता हूँ, इससे थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। हमको जरा सा कोऑर्डिनेट पॉइंट बताइए क्या क्या थे, फिर से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? विच क्वेश्चन इज दिस? सर 10। 10th है ना, यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा साफ साफ सा करके। देखिए, ये आपका कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए P1 पॉइंट है, ये आपका P2 पॉइंट है, ठीक है। P2 के कोऑर्डिनेट क्या है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P2? सर 002। 002। सर 420। 420। और P1 के कोऑर्डिनेट क्या है? 002। 002, ठीक है। अब इस P पॉइंट पे आपको, इसमें एक करंट I फ्लो कर रही है, ठीक है। एक स्मॉल लेंथ हमने ले लिया इस पे, दैट इज DL, ठीक। दिस इज रियल लेंथ। तो इस स्मॉल लेंथ की वजह से जो इसमें आईडीएल निकल के आएगा वो आपको गिवन है। आईडीएल फॉर दिस होल current carrying conductor, if you find the current on the whole wire, that will be what? Integration I dot dl, clear। तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है? सर 2 पाई 8। 2 पाई ए जेड कैप, ठीक है। ये आपको गिवन है। तो P2 पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? यू नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नहीं मैग्नेटिक, क्या निकालना है आपको? सर मैग्नेटिक। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H की वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉइंट P2 पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम सीधे फार्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट magnetic field intensity due to what? Finite length wire, finite length current carrying conductor,
करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या होगा? करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमारा डीएच की वैल्यू क्या होगी? अभी बताया था ना, डीएच इज इक्वल टू 1/4 पाई 1/4 पाई इंटू आई डी एल इंटू आर बाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए ये आर तो आपका वेक्टर है, ठीक। तो हमने आपको बताया आईडीएल की वैल्यू आपको गिवन है, और अगर आपको कंप्लीट उसके लिए निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। तो इंटीग्रेट करने का मतलब है आपको कंप्लीट अगर उसके लिए निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि कंप्लीट कंडक्टिंग वायर पे हमारा कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ आईडीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, डीएच की जगह यहाँ एच आ जाएगा, दिस विल गिव यू एच, इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एच आ जाएगा, इधर 1/4 पाई। आईडीएल की वैल्यू आपको पता है 2 पाई इंटू ए जेड, यहाँ रख दीजिए 2 पाई इंटू ए जेड कैप। और आर वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर वेक्टर अभी हमने निकलवाया था आप लोग को, आर वेक्टर क्या हो जाएगा? ये आपका जो कोऑर्डिनेट है, ये है x1, ये है y1, ये है z1, और ये आपका है x2, y2 और z2। ठीक है, क्लियर? तो आपको आर वेक्टर निकालना है तो x2 माइनस x1 इंटू ए एक्स कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू ए वाई कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू ए जेड कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x2 माइनस x1 करेंगे तो सिंपली 4 माइनस 0 हो जाएगा, तो 4 ही बचेगा केवल, तो 4 ए एक्स कैप प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो क्या आएगा? 2 माइनस 0, तो यहाँ 2 बचेगा, 2 ए वाई कैप प्लस z2 माइनस z1 करेंगे तो 0 माइनस 2 दैट इज -2 ए जेड कैप बचेगा। तो ये आपका आ गया आर वेक्टर। अब मॉड आर मतलब आर क्यूब आपको निकालना है ना, आर क्यूब क्या आएगा? अंडर रूट x2 माइनस, या ऐसे कर लीजिए आप, पहले मॉड आर निकाल लीजिए, या निकाल लीजिए मॉड आर, उसके बाद जो आएगा मॉड आर उसका क्यूब कर दीजिएगा। ठीक है ना, सीधे नहीं निकलेगा ये, मॉड आर आपको मतलब आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो इसका क्यूब निकालना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? अब x2 माइनस x1 को अगर आप देखेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16, यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 क्या है -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 प्लस 4 कितना आ जाएगा? ये √24। ठीक है, तो ये आ गया √24, डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा वे डिस्टेंस वेक्टर, तो ये √24 मीटर आ गया। ठीक है, अब इसका क्यूब करना है ना आपको, पहले तो यहाँ आर वेक्टर लिख लीजिए यहाँ इस वाले में। ठीक है, यहाँ आर वेक्टर की वैल्यू क्या है? 4 ए एक्स कैप प्लस 2 ए वाई कैप -2 ए जेड कैप अपॉन आर क्यूब करेंगे तो क्या होगा? √24 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब तो आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, बताइए। यस। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है तो क्या आएगा बताइए, मल्टीप्लाई करिए। आईडीएल क्रॉस आर, तो एजेड का एजेड से करेंगे तो 0 हो जाएगा, एजेड का ए एक्स और एजेड का ए वाई से हो जाएगा, कितना आएगा? ध्यान रखिएगा ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो 2 पाई एजेड का, अब इस कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हमने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का तरीका, ए एक्स ए वाई और ए जेड। हमने कहा था
ए एक्स को जब ए वाई यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट मिलेगा ए जेड। ठीक है, ए वाई को ए जेड से करेंगे तो ए एक्स मिलेगा, ए जेड को ए एक्स से करेंगे तो ए वाई मिलेगा। तो इस तरीके से चलना है। तो और बाकी जो सिमिलर अगर करेंगे तो जीरो मिलेगा। जैसे